नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ इसमें यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ। और जैसा कि आपको पता है, आज ही नोटिस आया है आपके दिसंबर में पेपर होने वाले हैं, जिसके लिए फॉर्म आपके 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 5/11/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके जो फॉर्म है वो 12 तारीख तक भरे जाएंगे। तो आप अपने फॉर्म को फिलअप करा दीजिए कॉलेज के द्वारा, कॉलेज वाले भरेंगे। उसके बाद आप अपने अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ पर मैं वीडियो प्रोवाइड करा के आपकी थोड़ी हेल्प करूँगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। जैसा कि आप नीचे भी देखेंगे लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। इसके बाद और आपका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसी को कह सकते हैं अप टू 3 नंबर्स, यानी इसे 3 नंबर तक ले जाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों की बात करी हमने। हिंदी में इस चीज़ को याद रखिए, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब जो एलसीएम है, लस बोलते हैं ना, तो लस याद कर लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक आपका हो जाएगा। उसके बाद ये महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 3 नंबर तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें कहा है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी हमें लेनी पड़ेगी पहले शुरू में। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक से, यानी एक से कटती हैं और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, वैसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि 3, 11 और 19। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या जो आपकी सबसे छोटी होगी वो होगी 2। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और यही एक सम संख्या भी है। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसका क्या होता है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिया मैंने, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ये एक क्वेश्चन जैसे आता है, तो आप इसके क्या बताएंगे, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, एक, जबकि अभाज्य संख्या के हमेशा 2 फैक्टर होने चाहिए और इसमें 2 फैक्टर है नहीं। ये चीज़ आप याद रखिए। तो अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप 3 में भी देखेंगे तो इसमें 1 भाग लगाएगा और इसमें 3 भाग लगाएगा, अन्य कोई भाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा या तो मुझ में 1 भाग लगाएगा, या मैं स्वयं अपने से कटूंगी, या मैं 1 से कटूंगी। तो ये चीज़ याद रखिए कि उसमें 1 का भाग तो सभी संख्याओं में ही जाता है। तो जो संख्या आपकी अभाज्य संख्या है उसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग कभी नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहा हुआ है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से, एक से कट जाएं, स्वयं से कट जाएं और किसी एक अन्य से कट जाएं, पूरी पूरी कैसी हो जाएं, विभाजित हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए ये सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसमें 4, 6 और 8 लिया हुआ है। जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 में मैं एक से भाग दे सकता हूँ, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। 4 में मैं 2 से भाग दे सकता हूँ, चला जाएगा। 4 में मैं 4 से भाग दे सकता हूँ, ये भी चला जाएगा। यानी वो 1 से विभाजित हो जाए, 2 से और 1 स्वयं से विभाजित हो जाए। ये देखिए, 4 स्वयं से विभाजित हो गई, 1 से विभाजित हो गई और किसी एक अन्य से विभाजित हो जाए। अब इसका मतलब आप ये मत लगा लेना, जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल के लिए ये 8 नंबर आपका उठा लिया, ये 8, जैसे 8 उठा लिया। 8 में आपने कहा कि 1 भी भाग लगा देगा, बढ़िया बात है। फिर 8 में आपने कहा 8 भी भाग लगा देगा, सही बात है। अब फिर 8 में आपने कहा कि 2 भाग लगा देगा, ये भी सही बात है। फिर आपने कहा 8 में 4 भाग लगा देगा, ये भी सही बात है। फिर अब ये देखिए, अब आप कहोगे कि एक स्वयं लगा रही है, एक लगा रहा है, स्वयं लगा रहा है और एक अन्य संख्या लगा रही है, फिर उससे आगे भी तो एक अन्य संख्या लगा रही है। तो ये कहा, कम से कम की बात करा कि उसमें स्वयं भाग लगाए या 1 भाग लगाए या उसमें 2 भाग लगाए, मतलब 2 का मतलब एक अन्य संख्या भाग लगाए। इस ये 3 तो होना ही चाहिए। इसके आगे कितनी भी हो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 3 संख्याएं तो होनी चाहिए 100%, तभी आपका काम चलेगा, ठीक है। यही इन्होंने कहा। और इन्होंने देखिए, और इन्होंने क्या कहा है
इन्होंने कहा है कि संख्या एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अब देखिए क्यों नहीं है, ये कंडीशन समझिए। जैसे मैंने ये कहा कि ये एक संख्या है एक। मैंने कहा ये न भाज्य है। भाज्य की कंडीशन क्या है कि जो संख्या उसमें एक का भाग लग जाए, उस संख्या के स्वयं का भाग लग जाए। ठीक है, एक संख्या है जैसे एक में एक का भाग लग जाए, उसके स्वयं का भाग लग जाए। सही है, दोनों कंडीशन फॉलो। अब इसके बाद ये अगर देखें, अब ये एक तो पहली बात तो ये सेम ही है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें एक तीसरी संख्या से भाग लगना चाहिए था, जो कि तीसरी संख्या है ही नहीं मेरे पास लगाने के लिए। किसी से भी लगाना चाहूँगा लगेगा ही नहीं। पहली बात तो ये सेम हो रही हैं, उसके बाद तीसरी कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो अभाज्य संख्या के लिए देख लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या एक है तो एक में एक भाग लगा देगा। ठीक है, एक भाग लगा देगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि एक में और एक जैसे अलग से एक संख्या एक भाग लगा रही है, क्योंकि ये सब सेम हो जाता है। तो ये कंडीशन एक पे ही फॉलो करेगी, ना कि दोनों पे फॉलो कर जाएगी। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए ना तो ये भाज्य संख्या है एक और ना ही अभाज्य संख्या है, इसलिए नहीं है। कंसेप्ट जो बिल्डअप होना है वो इसी से होगा कि क्यों नहीं है ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, क्यों नहीं है। ये तो सभी पढ़ते हैं कि ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं है। ये आपको कंडीशन इसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन से आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए इसमें कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया मैंने कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक भाग भी लगाता है और 2 में 2 भाग लगा देता है। तो इसलिए ये सबसे छोटी एक सम अभाज्य संख्या है। इसे सम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 एक सम संख्या है, ये भी 2 सम संख्या है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बताओ कौन सी है, तो यही है 2। ओके, इसके बाद देखिए आपका समापवर्तक के बारे में बात कर रहा है कि समापवर्तक क्या होता है, यानी कॉमन मल्टीपल क्या है। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं या व्यंजकों में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्तक उसका मल्टीपल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजक में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, या तो 2 या 2 में से दोनों संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, या वह उसके व्यंजक से विभाजित हो जाए। जैसा कि अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आगे मिल जाएगी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। इसमें कहा है वह छोटी से छोटी संख्या बीजी अक्षर या व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं बीजी अक्षरों या व्यंजकों में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए व्यंजकों अथवा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। यानी लघुत्तम समापवर्तक छोटा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे माना कि 2 और 4 दिया हुआ है, इसका लघुत्तम समापवर्तक आप बताइए। तो देखिए इसमें सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 4 ले लिया, 4 में 2 का भी भाग जा रहा है और 4 में आपका 4 का भी भाग जा रहा है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए यहाँ पर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने के यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए क्या है पॉइंट नंबर 1, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि एक होती है जिसके अंतर्गत हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को बारी से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदल लिया जाता है। अभाज्य गुणनखंड उसके काट लिए जाते हैं, फिर उस अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। पुनः दी गई संख्याओं के गुणनखंडों को सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात के रूप में गुणा करने में लासा प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ से आप एग्जाम्पल से अच्छा समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ उस विधि से आपको समझिए किस तरीके से होता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ कि 12, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए मैंने 12 के जो यहाँ फैक्टर कर लिए कि 2 × 2 4 और 4 का 3 मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी 2 पे पावर 2 हो गया क्योंकि 2 2 बार आया हुआ था, और 3 पे पावर 1 हो गया क्योंकि वो 3 1 बार आया हुआ था। ऐसे ही 15 के फैक्टर कर लिए, ऐसे ही 25 के फैक्टर हमने कर लिए। अब सबके हमने फैक्टर किए, लसाअ हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पहले घात को ले लेंगे हम।
जैसे 2 पे पावर 2 है तो ले लिया, फिर 3 पे पावर 1 है वो भी ले लिया, 5 पे पावर 2 है उसे भी ले लिया। इन तीनों को लेके फिर हमने लघुत्तम समापवर्तक जो निकाला वो 300 निकला हमारा। कितना निकला? 300 लघुत्तम समापवर्तक हमारा निकला। अब जितनी भी संख्या दी गई हैं वो सब इसमें भाग लगाएंगे, उठा उठा के देखिए। 12 भी इसमें पूरा भाग लगा देगी, 15 भी इसमें पूरा भाग लगा देगी, और इसमें 25 भी पूरा भाग लगा देगी अपना। तो ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तक। ये है गुणनखंड विधि से आपका लघुत्तम समापवर्तक। इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 के फैक्टर हमने काट लिए, ये फैक्टर 12 के निकलाए। इसके बाद हमने 16 के फैक्टर निकाल लिए, 2 पावर 4 16 के फैक्टर निकलाए। इन सब में से हमने 2 पावर 4 कॉमन ले लिया, सबसे बड़ी पावर, और 3 इसका मल्टीपल करा तो हमारा कितना आया? 48। तो इस तरीके से लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल सकते हैं। और जो भाग विधि है वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चंस को कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, आज या कल में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। कल आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। थैंक यू।